ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेज दरभंगा पर। दोस्तों आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 जो कल ही हुआ था उसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा जहन में उतार देंगे दोस्त, जहन में उतार देंगे। बस आखिरी तक बने रहें, जय हिंद जय भारत तक बने रहें और अपना आंसर भी मिलाते जाएं कि कितना आपको नंबर आया है। सब मिलाते जाएं, सब कुछ बताएंगे एकदम साफ सुथरा क्लियर कट। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह वो वाला पढ़ाई चाहिए। सिंगल अटेम्प्ट में गारंटेड पढ़ाई, एक ही बार में सीटेड। अब बेहतरीन क्वालिटी के साथ अगर चाहते हैं निकालना तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक सीटेड क्लासेज की ऑफलाइन क्लासेज। 2 बैचें अभी चल रही है, एक सुबह में 7:30 से 10 बजे तक और दूसरी जो क्लास है वो शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से दोस्त जहन में उतारने वाला। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं ना तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे ना तो मित्रों को भी शामिल कीजिएगा। तो ये थी जानकारी जो आप तक पहुंच गई। अब शुरू करते हैं डिस्कशन, टेस्ट सीरीज 9 का डिटेल डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन चलिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप बोर्ड पर देखते चलें, बोर्ड पर देखते चलें, हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, पहला जो क्वेश्चन है ना ये बाल विकास का क्वेश्चन है। आप पढ़िए, बोर्ड पे पढ़ते रहिए, हम डिस्कशन करते हैं जहन में उतारने वाला। चारों ऑप्शन का सुनिए सुनिए बताते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब एक शिक्षक की भूमिका का, रोल का अच्छा वर्णन करता है। मतलब बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए निम्न में से कौन सा चीज ऐसा है जो बेहतर शिक्षक बनाता है या एक बेहतर शिक्षक के लिए आवश्यक है, वो चुनना है दोस्त, वो चुनना है। तो आइए बात करते हैं पहला ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए जगह बनाना मतलब अगर भीड़ भाड़ है क्लास में, बहुत इधर उधर माथापेची हो रहा है, गुरु जी को बताने में दिक्कत हो रहा है, तो आराम वाला जगह में, खोपचे वाला जगह में आइए। गुरु जी वहां बैठेंगे और तब गुरु जी बच्चों से क्या करेंगे, संवाद करेंगे, संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। अब पूछताछ के माध्यम से बच्चे कैसे सीखेंगे, पूछताछ के माध्यम से। तो समझ में आ रहा है, जहां बच्चे संवाद पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यह तो सुपर से भी ऊपर है। लेकिन इससे पहले आराम के लिए जगह बनाना ये थोड़ा सा लो वेटेज कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है दोस्त। अतः पहला ऑप्शन को डॉट में रखते हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा अभी नहीं पढ़े हैं। दूसरा पढ़ते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। बोलता है नियम कानून की बात कर रहा है। अरे मुकेशवा अभी बच्चा है, 6 साल 7 साल का मुकेशवा बच्चा है, नियम कानून अभी समझ पाएगा? अभी परंपरा को धारण किया है कोहलबर्ग के अनुसार? नहीं न किया है, अभी नियम कानून सही नहीं है। अतः दूसरा ऑप्शन निहायत गलत है, इसे बाहर करें। तीसरा ऑप्शन, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए केंद्र बिंदु क्या माना है, पाठ्य पुस्तक। तो भैया केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक बोल दिया है। तो पाठ्य पुस्तक कभी भी केंद्र बिंदु नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक को बाहरी ज्ञान से जोड़ना सही है, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं जा रहा। बोला पाठ्य पुस्तक सब कुछ है, वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक के समझ में ना, पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। नियम में समझ में सिलेबस की बात हो रहा है, पाठ्य पुस्तक की बात हो रहा है, पाठ्य पुस्तक को केंद्र माना है। अतः यहाँ पर
यह ऑप्शन सही नहीं होगा, बाहर करें। चौथा, पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखिए, दोहराने के लिए समय देना ठीक ठाक है, चलिए मानते हैं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ, समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने की बात हो रही है। मतलब समझिए, पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा, दोहराया जाएगा, तो पूरी तरह से बात क्या लग रहा है? गलत है दोस्त, पूरी तरह से बात गलत नहीं है। लेकिन कंपेयर कीजिए ना पहले ऑप्शन से कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो वहां पर बच्चा सीख रहा है, बच्चा का अधिगम हो रहा है, बच्चा कुछ अच्छा करने वाला है। और यहां पर बात हो रही है पाठ्यक्रम की, सिलेबस की, तो बच्चा को महत्व देंगे कि सिलेबस को महत्व देंगे? दोस्त, हमेशा बच्चा को महत्व देंगे, हमेशा बच्चा को। अतः क्वेश्चन नंबर पहला का बेहतरीन और सुपर से भी ऊपर आंसर दिए गए 4 ऑप्शनों में से होगा पहला दोस्त, पहला। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आप देखते रहिए, आपको सब दिख रहा है वहां पे। चलिए मैं दूसरा पढ़ता हूं कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह ड्रेस, स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तो व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाती, तो डायरेक्ट वाला आंसर है दोस्त। अगर बच्चा कोई रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहा है, जैसे स्कूल जाने के लिए क्या करेगा? सो करके उठेगा, फ्रेश होगा, नाश्ता वास्ता करेगा, बैग पैक करेगा, जूता उता पहनेगा, खाना खानेगा, तब स्कूल जाएगा, तो यह डेली अगर कर रहा है, डेली कर रहा है, तो पियाजे के अनुसार इसको स्किम्स बोलते हैं दोस्त। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, हैबिचुअल हो जाए, बच्चा आदतन हो जाए, उसे स्किम्स कहते हैं दोस्त, स्किम्स कहते हैं। इसका सीधा आंसर होगा तीसरा, स्किम्स होगा। मानसिक संक्रिया नहीं होगा, दिमाग से क्रिया करना हो रहा है, लेकिन ये जो काम चल रहा है ना, व्यवहारों का संगठित पैटर्न, यह जो है स्किम्स में आएगा। इसीलिए इस पे ना अभिभेदीकरण होता है अलग करना, स्कीमा मतलब होता है बुद्धि, तो यहाँ पर व्यवहार आ रहा ना, उसको क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है, संगठित पैटर्न बना रहा है। अतः डायरेक्ट आंसर लगाइए दोस्त, दूसरा का 3 नंबर स्किम्स होगा। और ये मैं पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, चैनल पे CDP में दिख जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखते रहिए, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा 4 गो ऑप्शन है जहां पर आपको ये लग रहा है ना कि अधिगम को सुधारा जा रहा है, मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सीख रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, तो कौन सा उपयुक्त कथन है जिससे बच्चे का अधिगम में सुधार किया जाए, बच्चे अच्छे से सीख पाए? तो सुनिए, पहला है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। एकदम सही बात है, वास्तविक जीवन की बात हो रही है, रियल लाइफ की बात हो रही है, तो अधिगम का मतलब ही होता है दोस्त रियल लाइफ में यूज करना। अगर रियल लाइफ में यूज ना कर पाए ना, तो अधिगम थोड़ी होगा दोस्त, नहीं होगा। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, मदद कीजिए, चीजों को समझिए और वास्तविक जिंदगी के साथ इसको रिलेट कीजिए, जोड़िए। और पहला ऑप्शन यही बोल रहा है, अतः पहला ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। लेकिन दूसरा तीसरा चौथा अभी नहीं पढ़े हैं, अतः पहला को डॉट में रखते हैं। दूसरा तीसरा चौथा अच्छा नहीं होगा ना, बेशक पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नियमित किया जाए, नियमित मतलब रेगुलर भी होगा, तो पहले सिलेबस पूरा कीजिए ना, पाठ्यक्रम पूरा कीजिए ना, बच्चे को जहन में उतारिए ना, तब ना टेस्ट लेंगे, तब ना टेस्ट लेंगे दोस्त। अतः नियमित मूल्यांकन करना उतना बेहतरीन नहीं है अगर सिलेबस पूरा नहीं किया गया है। अगर बच्चे अधिगम अच्छा नहीं किया तो वहां पर ये फेल हो जाती है। अतः दूसरा आंसर पहले के कंपेयर में बहुत लो वेटेज का है, बेकार है, इसे बाहर करें, नहीं होगा। तीसरा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। बोला मुकेशवा का जो मास्टरवा है ना, वो बोल रहा है कि जब पढ़ा रहा है ना तो बहुते सारा एग्जाम्पल्स लीजिए, चित्र के माध्यम से पढ़ाइए, लेकिन लेक्चर दे करके, व्याख्या दे करके। तो भैया 1 to 5 का बच्चा है, व्याख्या कीजिएगा, लेक्चर दीजिएगा, नहीं यहाँ मूर्त रूप से पढ़ाइए, मूर्त रूप से, सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाइए, वो बेहतर होगा। व्याख्या करना ना यहाँ पर अच्छा नहीं है दोस्त, अच्छा नहीं है। अतः तीसरा भी जाने दीजिए, अच्छा नहीं लगा। चौथा, सब कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए। ये बात सही है, कक्षा में शिक्षक सामग्री मतलब शिक्षक सहायक सामग्री होनी चाहिए। दृश्य सर्व सामग्री हो, चाहे जो
बच्चे को चाहिए सीखने हेतु, वह होनी चाहिए। तो बात सही है, अगर वह होगा तबे बच्चा बेहतर सीखेगा। तो पहला और चौथा में बेस्ट कौन है? पहला बोला वास्तविक जिंदगी के साथ नाता जोड़ने के लिए, बातचीत की बात हो रही है, तो भैया सुपर से ऊपर है, पहला सुपर से ऊपर है। अतः क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे खूबसूरत आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन, आप देखते रहें बोर्ड पे। चौथा क्वेश्चन, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? अनुकरण, नकल करना, जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही करेगा, डिट्टो वैसा ही करेगा, अनुकरण कर रहा है। तो ये बोलता है किस अवस्था में होता है? भैया डायरेक्ट आंसर है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है दोस्त, अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। अतः इसका डायरेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां से शुरू होता है मैथमेटिक्स। आप क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए बोला है कि यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग कितना होगा? और डायग्राम दिख रहा है ना, गोलका 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 गोलका। देखिए लाल भाग कितना है? 1/2। सुनो, आधा लाले है। बोला सफेद भाग कितना होगा? तो अभी सफेद भाग 1/8 है। मतलब 1/8 जो है ना, 1/8 है ना, उसका कितना वैल्यू होगा? जब लाल भाग आधा जो है 1/2, उसका वैल्यू 40 दिया हुआ है। तो सुनिए, तुम बेहतरीन तरीके से बता रहे, खटाक से जहन में उतर जाएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए दोस्त, लाल भाग आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इधर देखिए लाल भाग, अरे भैया लाल कितना है? तो लाल भाग है कितना? 40 दिया हुआ। ये 40 है दिया हुआ देखिए, लेकिन लाल भाग का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/2, आधा। मतलब 1/2 का वैल्यू कितना हुआ? 40 हुआ, 40 हुआ। तो बोला सफेद भाग कितना होगा? तो चलिए सफेद की बात करते हैं, व्हाइट की बात करते हैं। तो सफेद भाग कितना है दोस्त? 1/8 है। मतलब 1/8 का बोलता वैल्यू निकालिए, और निकालिए और देखिए कैसे निकालते हैं। तो बताइए 1/8 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 1/4 गुने 1/2। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे? 1/4 1/2 क्यों लिखे? क्योंकि 1/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 40 है दिया हुआ। तो देखिए ना हम क्या करते हैं, 1/4 1/2 की जगह क्या वैल्यू दे दे दो? ये 40 ना दे दे, 40 दे दें। तो चलिए 40 दे दिए, और 4 दें 40 होता है। तो कितना आंसर हुआ दोस्त? अरे 10 आंसर हुआ। तो कौन ऑप्शन में 10 है? तो तीसरा नंबर में ऑप्शन 10 है। अतः क्वेश्चन नंबर 5वां का बेहतरीन आंसर, बेहतरीन क्या वही होबे करेगा, दूसरा थोड़ी होगा। आंसर तीसरा होगा 10। और दोस्त इस क्वेश्चन को एक वो मेथड नहीं है, और वो मेथड है, बहुते मेथड है, जिससे चाहे बना सकते हैं। ठीक ना? तो समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ना क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यदि किसी संख्या x को y से भाग देने पर भागफल z आता है तथा शेषफल a बचता है, तो x का मान क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सुनिए, कोनो संख्या x है ना, तो लो मैंने मान लिया वो संख्या x है। ऊपर थोड़ा लिखते हैं। चलिए ये संख्या माना कि x है। किससे भाग दिया जा रहा है? अरे दोस्त y से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल z आता है, भागफल यही लिखा जाता है। और शेषफल कितना आता है दोस्त? शेषफल a आता है। बोलता है x का वैल्यू निकालो। तो x को भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल, इसको शेष बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब y गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यही वाला हो गया। तो कौन वाला ऑप्शन है दोस्त? x बराबर y गुने z प्लस a। तो y गुने z प्लस a, ये है ऑप्शन नंबर 2 है दोस्त। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 7 कि एगो आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। यदि उसकी चौड़ाई L मीटर हो तो उस मैदान के चारों ओर ₹a प्रति मीटर की दर से बाड़ बनाने का खर्च होगा, घेरने का कितना खर्च होगा? तो सुनिए इधर दिख रहा है, इधर देखिए। अरे दोस्त मान लीजिए कि आयताकार एगो मैदान है, आयताकार मैदान है जिसकी, पहले मान लेते, इधर देखिए लंबाई, चलो मैंने लंबाई को x मान लिया, और चौड़ाई दिया हुआ है दोस्त, चौड़ाई दिया हुआ है कि चौड़ाई को L मानिए, इसीलिए L माने हैं। चलिए
समझ में आ गया, चौड़ाई एल मीटर हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई कितनी गुनी है, लंबाई देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितनी गुनी है, तो लो चौड़ाई कितनी गुनी कर दिया, चौड़ाई l है उसमें तिगुनी कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि जो लंबाई x है उसके जगह चौड़ाई 3l लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, चलो मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बोलता है कि चारों ओर खर्च होगा कितना, ए रुपया प्रति मीटर। तो चारों ओर का मतलब होता है घेराव, परिमिति, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का खर्च कितना आ रहा है, ए रुपया दिया है क्वेश्चन में दोस्त, दिया है। तो पहले पेरीमीटर निकालो, तो P फॉर पेरीमीटर मतलब परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, किसी आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या सभी भुजाओं का योगफल, तो वही रिजल्ट देगा। तो चलो 2 लंबाई के जगह कितना है दोस्त, लंबाई के जगह x, x का वैल्यू कितना है 3l, तो इस लंबाई के जगह लिख दिए 3l। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई l है, l दे दिए। अब बताइए 3l में एक l जोड़ेंगे तो 4l, 4l को 2 से गुना करें कितना होगा, 8l होगा। मतलब पेरीमीटर कितना निकल गया दोस्त, 8l निकल गया। तो बोलता है कि ए रुपया खर्च होगा पे 1 मीटर में, तो 8l मीटर में कितना होगा, l मीटर में बोल दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो सुनिए खर्च देखिए कितना आएगा, खर्च कितना आएगा दोस्त, अरे 1 मीटर में खर्च कितना है, ए रुपया, तो 8l मीटर में कितना होगा, 8l गुना ए रुपया। तो लिख दिए 8l गुना ए रुपया। तो कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो ये कितना होगा दोस्त, 8l इंटू ए होगा। तो कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 2 परफेक्ट आंसर है दोस्त, परफेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब शुरू हो रहा है ना यहां से ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी शुरू हो रहा है। तो सुनिए बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, बोर्ड पे आप देखते चलिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ मतलब जानते हैं जो पर्यावरण को दूषित न करे, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस बना करके रखे, इंप्रूवमेंट करे, ऐसा संभव है तो समझ में आ रहा है, ऐसा ईंधन यूज कीजिए। तो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए, तो कौन सा फ्यूल, कौन सा ईंधन होगा, तो सुनिए बताते हैं। पहला है कोयला, अरे भैया कोयला जलता है ना, तो समझ में आ रहा है ना, ये पर्यावरण को दूषित करता है, अतः कोयला जो है ना स्वच्छ ईंधन नहीं कहलाएगा, बाहर कीजिए। दूसरा लकड़ी, अरे लकड़ी जलने से भी धुआं उत्पन्न होता है दोस्त, ये भी पर्यावरण को दूषित करता है, अतः लकड़ी भी नहीं होगा। तीसरा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अरे वो आता है ना मोदी जी वाला घरे घरे, वही वाला एलपीजी, जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का लिक्विड फॉर्म होता है एलपीजी गैस। वो तो सही बात है भैया, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, अतः एलपीजी गैस पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद कर सकता है, अतः स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। करते हैं ना, आप वो करते होंगे, हम वो करते हैं। सुनिए चौथा इनमें से कोई नहीं, तो बचा कौन, तो क्या होगा दो, क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे बेहतरीन आंसर और इकलौता आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्त, एलपीजी। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, आप बोर्ड पे देखते चलें, मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। देखिए हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए, किसके अनुसार खाना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला है पसंद के अनुसार, हाँ पसंद के अनुसार खाना गलत बात थोड़ी है, नहीं गलत बात है, जो पसंद है वो खाइए, लेकिन वह पसंद पोषक तत्व होना चाहिए, फायदा करना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो समझिए। तो पसंद के अनुसार, चलो अच्छा लगा डॉट में रख देते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, भूख के अनुसार खाना चाहिए, कि भाई कैसा भूख रहता है कि आज हमें भूख लगा है लिट्टी चोखा खाने का, आज भूख लगा है रसगुल्ला खाने का, ऐसा कोनो भूखो होता है क्या, नहीं, ये भूख के अनुसार भोजन करना चाहिए, ये सही बात नहीं है। तो कैसे पता चलेगा दोस्त, तो आप ही बताइए ना, कैसे पता चला कि दोपहर में भूख लगा है गुलाब जामुन वाला, नहीं ना, तो दूसरा ठीक नहीं लग रहा, बाहर कीजिए। तीसरा पेट के आकार के अनुसार, जिसका जितना बड़ा पेट है ना उसके अनुसार खाना चाहिए, समझ में आ रहा है, वो जिसका बहुते बड़ा है तो क्या बहुत, उसके अनुसार, निहायत गलत है, गलत है, बाहर कीजिए ऑप्शन को, बाहर कीजिए। चौथा शरीर के लिए पोषक तत्वों की
आवश्यकता के अनुसार। हाँ भैया, पोषक तत्व होना चाहिए, एनर्जी देने वाला चीज होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। उसमें प्रोटीन विटामिन होना चाहिए। अब प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में न ले, पचने में टाइम लगेगा, पेट खराब कर देगा। लिमिट मात्रा में, जैसे दाल में प्रोटीन होता है तो ज़्यादा गाढ़ा दाल नहीं खाना चाहिए, पतला दाल खाइए, समझ में आ रहा है ना। तो चौथा क्या बोलेगा, शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। दोस्त कोई डाउट है इसमें भी, कोई शंका है, लगाइए ना 4 नंबर ऑप्शन। दोस्त 4 नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन, और ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो 2018 में पूछा गया था दोस्त। सीटेट 2018 का क्वेश्चन है EVS का। बोल रहा है 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो सुनिए क्या दिया हुआ, पहले लिखिए। इधर 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 देखिए दोस्त, जो दिया हुआ है उसको लिख रहे हैं। 15 ग्राम पर ml घनत्व, डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व को सूचित करते हैं रो से। अरे पी को जब पैरालिसिस मार देता है ना, ये वाला पी है ना, जब इसको पैरालिसिस मार देगा तो टेढ़ा हो जाएगा। यही टेढ़ा को रो पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। तो रो है, रो से या डी से भी इंडिकेट करते हैं घनत्व को, हम तो रो ए से करते हैं। तो रो का वैल्यू दिया हुआ दोस्त कितना है, 15 ग्राम पर मिलीलीटर। इतना घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो है ही 15 ग्राम द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, ml जो है ना वॉल्यूम हो गया। दोस्त 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर होता है, सुनिए सुनिए, 1000 नहीं दोस्त, 1 लीटर, दोस्त 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम को बताता है, धारिता को बताता है, कैपेसिटी को बताता है। तो जब लीटर है तो मिलीलीटर भी बताएगा ना। तो सुनिए 3 ml आयतन दिया हुआ, आयतन मतलब वॉल्यूम, वो कितना दिया हुआ है, 3 ml दिया हुआ है। तो बोला किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, अरे लिख दिए m, भी मतलब वॉल्यूम आयतन, रो डेंसिटी। तो बताइए मास निकालना है तो रो बराबर फॉर्मूला आता है दोस्त, रो बराबर m बाय v। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का डेंसिटी घनत्व कहते हैं। तो लो मैंने लिख दिया। जरा सा देखिए वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, परफेक्ट। इसमें यहाँ भी मिलीलीटर ही लिखा, एकदम परफेक्ट। जरा ऑप्शनों पर है मिलीलीटर में है, ऑप्शन क्या है भैया, ग्राम में। बोला द्रव्यमान निकालो ग्राम में, तो द्रव्यमान चेक कीजिए, हाँ ग्राम में है। मतलब कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड देयर एनी कन्वर्जन हियर, कुछ हो यूज नहीं करेंगे। बताइए दोस्त, m बराबर क्या होगा, यहाँ से रो इंटू भी होगा, भी वॉल्यूम है तो m का वैल्यू चाहिए। रो का कितना है दोस्त, 15 ग्राम। सुनिए ना पर ml, तो लो ml को मैंने नीचे लिख दिया, गुने भी है ना, तो भी का मान कितना है, वॉल्यूम का मान कितना है, अरे वॉल्यूम किधर दिया हुआ, 3 ml, ये है 3 ml दोस्त, ये है 3 ml दिया हुआ, तो लिख दिए 3 ml। ml से ml काट दिए तो दर्द कर रहा है कि नहीं ना कर रहा है। तो आइए इधर, तो कितना बचा, 15 तिया 45, ये ग्राम बच गया ना, तो ग्राम, बस 45 ग्राम। कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 45 ग्राम होगा दोस्त, 45 ग्राम होगा। तो बताइए दोस्त, सेशन अच्छा लगा ना, अब बोले ना जहन में उतार देंगे। एक के बारे में चाहते हैं ना खतरनाक रिजल्ट आए, सीटेट में कमाल करें, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा आपको इस काबिलियत बनाती है। अगर तमन्ना रखते हैं उड़ने की, चाहत है आसमान कि सीना को चीर करके उड़ने की, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेज पंख और हौसला दोनों प्रदान करती है दोस्त, पंख और हौसला दोनों प्रदान करती है। बेहतरीन रिजल्ट चाहिए और सिंगल अटेम्प्ट में चाहते हैं कि सीटेट निकाले बेहतर क्वालिटी के साथ, तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा। चल रहा है 2 ऑफलाइन बैच है अभी, एक सुबह 7:30 से 10 बजे और दूसरी क्लास शाम के 3 से 5:30, इसी एनर्जी, इसी जोश और इसी उमंग के साथ। तो आइए फिर मिलते हैं दोस्त, तब तक सेफ रहें दोस्त, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।